एवरीवन, तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं जून के मंथ की। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कर चुके हैं, इकोनॉमी कर चुके हैं, सिक्योरिटी कर चुके हैं एंड इन्वायरमेंट का भी एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग करेंगे क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर न्यूज़ इन शॉर्ट्स ये टॉपिक कवर। और इसके जो पहले 3 टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है या कोई भी कन्फ्यूजन है सीक्वेंसिंग को लेके कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना वहाँ से। ठीक है, विजन आईएएस मंथली मैगजीन जून के मंथ का। साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो भी मैं नोट्स वगैरह जो भी इस्तेमाल करूंगी वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको पता होगा इस बार कुछ आई थिंक 18 ईयर्स के बाद आरसीबी जीती थी, जिसकी विक्ट्री की सेलिब्रेशन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे स्टैम्पीड जैसी कंडीशन जो है आ गई थी। ठीक है, अब स्टैम्पीड क्या होता है इसको समझने से पहले हमें पहले इस स्टेडियम के बारे में समझना है, चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो इस स्टेडियम के बाहर एग्जैक्टली इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे ना कि मतलब भगदड़ मच गई, काफ़ी लोगों की जान चली गई, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिली और इसी कंडीशन को हम लोग स्टैम्पीड कहते हैं। ठीक है, नाउ अब यूपीएससी का ना ये टेंडेंसी हमेशा से रहा है, जो भी चीज़ आपकी न्यूज़ में कोई प्लेस कोई जगह अगर दिख रही है ना, तो यानी कि यूपीएससी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है, नाउ चिन्नास्वामी स्टेडियम ये जो है न्यूज़ में बना हुआ है, हेडलाइंस में था काफ़ी टाइम तक, तो इस वजह से आपको इसका पता होना चाहिए कि ये स्टेडियम एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, बैंगलोर में है, कर्नाटका में है। क्लियर है ये चीज़ आपसे बन सकता है क्योंकि मैच द पेयर्स टाइप बन जाता है। ये स्टेडियम रहेगा, साथ में 3-4 और मेंशन कर देंगे, फिर वो स्टेट मेंशन कर देंगे कौन से स्टेट में है, तो इस वजह से अपनी तरफ से आप ये प्रिपरेशन जो है पूरी रखो। तो ये कहाँ पे है लोकेटेड, बैंगलोर में है, ये नाम ध्यान रखना। नाउ अब स्टैम्पीड होता क्या है, तो स्टैम्पीड आपको पता होगा, स्टैम्पीड एक क्राउड डिजास्टर है जहाँ पे उतनी कैपेसिटी नहीं है उस जगह की, पर फिर भी अनवांटेड लोग जो है मतलब अननेसेसरीली इकट्ठा हो गए, जिससे भगदड़ जैसी सिचुएशन मच गई है, कई लोग गिर गए हैं, उसके ऊपर से लोग चले गए हैं उनको कुचल के, ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोगों की जान तक चली गई है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैम्पीड कहते हैं। तो ये क्राउड डिजास्टर है। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना स्टैम्पीड की, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस बॉडी द्वारा ये डेफिनेशन जो है स्टैम्पीड की दी गई है। क्लियर है ये चीज़। मान लो मेंस में कोई क्वेश्चन बन जाता है आपसे स्टैम्पीड से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, तो आप पहले स्टैम्पीड को तो डिफाइन करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करोगे कि डिफाइंड बाय UNDRR। अब इस बॉडी का पूरा नाम आप लोग लिख देना वहाँ पे, और ये है स्टैम्पीड। ऐसा अगर आप करते हो ना तो आपके प्लस पॉइंट बनते हैं। अगर आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन जो है जैसे किसी अथॉरिटी ने उस चीज़ को डिफाइन कर रखा है, जैसे यहाँ पे इस अथॉरिटी ने इसको डिफाइन कर रखा है, तो इस अथॉरिटी का नाम मेंशन करके फिर एग्जैक्ट वही डेफिनेशन अगर आपने लिख दी जो इस अथॉरिटी द्वारा दी गई है, तो आपके पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो स्टैम्पीड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें ऐसा लगता है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि भगदड़ मच गई, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भगदड़ मच गई, काफ़ी लोग गिर गए होंगे, चोट लग गई होगी, जिस कारण उनकी डेथ हो गई होगी, राइट। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। होता क्या है, भगदड़ मचने की वजह से ना कॉम्प्रीहेंसिव एस्फिक्सिया जैसी कंडीशन आ जाती है। अब ये कंडीशन है क्या, देखो जैसे यहाँ पे एक रॉड है मान लो, ठीक है, ये एक आयरन रॉड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके 6 से 7 लोग खड़े हैं। ठीक है, अब ये जो 6-7 लोग खड़े हैं ना, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, ये इतना प्रेशर एक साथ एक्सर्ट कर सकते हैं कि ये जो रॉड है ना, जो सीधा होगा वो ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा और टूट भी जाएगा एक टाइम के बाद। समझ में आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा पावर जो है ये लोग सिर्फ 6 से 7 लोग जो है जनरेट कर सकते हैं धक्का देके। तो अब भगदड़ जब मचती है तो 6-7 लोग तो होते नहीं है, ज़्यादा ही लोग होते हैं, वो अपने आगे प्रेशर लगा रहे होते हैं, आगे भाग रहे होते हैं, तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार कि कुछ लोग जो है ना, क्योंकि उनके चेस्ट पे आगे से और पीछे से दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से वो इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो सांस ना लेने की वजह से, सफोकेशन की वजह से हमें ज़्यादातर डेथ जो है स्टैम्पीड में देखने को मिलती है, ना कि गिरने की वजह से या किसी और रीज़न से। सबसे ज़्यादा है कॉम्प्रीहेंसिव एस्फिक्सिया की वजह से। क्लियर है ये चीज़। तो ये था आपका स्टैम्पीड। नाउ अब हमारे मतलब हम लोग जो स्टैम्पीड देखते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो हमने रखा होगा ना, कि अगर इतना क्राउड हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके बावजूद क्राउड कंट्रोल नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, तो ये वो 2 रीजंस हैं। अगर कल की डेट में आपसे आता है क्वेश्चन ऐसा मेंस में कि स्टैम्पीड होने के क्या रीजंस क्या हैं, तो सबसे पहला रीजन तो ये है ओवर क्राउडिंग। अब जैसे इस स्टेडियम में हुआ यह हादसा, तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की खुद की कैपेसिटी 34,600 थी, लेकिन लोग कितने इकट्ठा हो गए थे, 2.5 लाख क्राउड इकट्ठा हो गया था, जिस वजह से स्टैम्पीड जैसी कंडीशन हमें देखने को मिली।
नाउ लैक ऑफ स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन। अब जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमने पावर्स दे रखी हैं कि अगर यहाँ पे क्राउड आ जाता है तो आपको मैनेज करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती है। गेट पे चेक करने वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, अंदर कोई और अथॉरिटी होती है, आपका आईडी कार्ड या जो आपको पास वगैरह दिया गया होता है वो पास कोई और चेक कर रहा होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ को ये काम दिया होता है पूरा क्राउड मैनेज करने का। लेकिन कई बार उन अथॉरिटीज़ के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन ही देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से स्टैम्पीड जैसी कंडीशन जो है आ जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने क्या किया था, जो ये चेन्नई स्वामी स्टेडियम के पास हुआ, तो इन्होंने फ्री एंट्री पासेस जो है अनाउंस कर दिए थे इस स्टेडियम के बाहर। अब आरसीबी जीत रही थी आपकी, तो अब उसके चक्कर में, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के चक्कर में यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड जो है इकट्ठा हो गया। तो ये जब आप लोगों ने फ्री एंट्री पासेस अनाउंस किए थे, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सारी अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है। तो उन लोगों के लिए भी, काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइज था कि इतने सारे लोग कैसे आ गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है। जिस वजह से अब क्योंकि उतने पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे ताकि क्राउड को उतना मैनेज किया जाए, उतने लोग नहीं थे, उतनी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, जिस वजह से हमें ऐसी कंडीशन जो है देखने को मिली। तो अगर कल की डेट में आपसे रीज़न पूछता है स्टैम्पीड का, तो ये 2 रीज़न आप दे सकते हो और इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये भी आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से स्टैम्पीड होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या ऐसा रीज़न है जिस वजह से हम लोग स्टैम्पीड को संभाल नहीं पाते हैं, राइट। जो भी क्राउड हो रहा है उसको फेल हो जाते हैं हम लोग उस क्राउड को हैंडल करने में। अब यहाँ वो रीजन है जिस वजह से क्राउड होता है। सबसे पहले तो है पैनिक एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एलिफेंट स्टोन रोड स्टेशन मुंबई 2017। तो इस ब्रिज के पास ना ऑलरेडी लोग थे काफ़ी ज़्यादा इस रोड के पास, और बारिश हो रही थी, स्लिपरी था पूरा सरफेस, और किसी ने रूमर फैला दिया कि यहाँ पे ना ब्रिज गिरने वाला है ये वाला, ठीक है। अब इस रूमर के चलते इतने ज़्यादा लोग पैनिक हो गए कि लोग एक ही डायरेक्शन में भागने लग गए, जिस वजह से हमें स्टैम्पीड जैसी कंडीशन देखने को मिली। तो स्टैम्पीड जैसी कंडीशन हमें कई बार ऐसे पैनिक की वजह से देखने को मिलती है। कोई बोल देता है अरे थिएटर में बॉम्ब है, काफ़ी सारे लोग एक ही जगह पे भागने लग जाते हैं, अरे यहाँ पे ये है, तो जिसके कारण जो है पैनिक जैसी कंडीशन आ जाती है और लोग एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। दूसरा है फायर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। तो कई बार ऐसे वेन्यूज जहाँ हम जाते, सपोज मूवी देखने ही गए या कहीं पे भी गए हम, वहाँ पे कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बेकार होता है कि एंट्री और एग्जिट जो एरिया होता है आपका वो इतना ज़्यादा नैरो एरिया होता है, और मान लो कोई ऐसे शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई, तो उसी नैरो एरिया की तरफ सारे पूरी भीड़ भागती है, राइट। और इसके चलते हमें स्टैम्पीड जो है देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा टसल टू कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ अ सेलिब्रिटी। और हमें जैसे पुष्पा 2 के टाइम में भी स्टैम्पीड कंडीशन हो गई थी अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। तो वो होता है कई बार कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कुछ ऐसे मूवी स्क्रीनिंग है, कुछ भी है, तो वहाँ भी हमको जो है ये स्टैम्पीड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्राउड का बिहेवियर एग्जैक्टली क्या वो रीज़न है जिस वजह से हमें स्टैम्पीड देखने को मिलता है, और ये वो रीज़न है जिस वजह से हम लोग स्टैम्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। नाउ अब होता क्या है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टैम्पीड जैसी कंडीशन को लेके, पब्लिक गैदरिंग जैसी कंडीशन को लेके कुछ आर्टिकल्स हैं जो और कुछ एक्ट है जो कुछ कहते हैं, इनको देखते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका आर्टिकल नंबर 19, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 19, ये हमें राइट टू असेंबल होने का अधिकार देता है। मतलब कि हर सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो पीसफुली बिना किसी हथियार के एक जगह पर इकट्ठा हो सकता है प्रोटेस्ट करने के लिए, रैलीज निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना हमें, हमारा संविधान हमें इसकी परमिशन देता है, डेमोक्रेटिक राइट है ये हमारा, क्लियर है ये चीज़। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 का जो क्लॉज नंबर 3 है ना, वो ये कहता है कि ये जो राइट है ना सिटीजन्स के पास एक जगह इकट्ठा होने का, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ना टाइम आने पे इस राइट को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। इस वजह से ये एब्सोल्यूट यानी कि गारंटीड नहीं है कि आप हर वक्त प्रोटेस्ट कर सकते हो, नहीं। जब ऐसी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक गैदरिंग भी बैन कर सकती है। इस वजह से ये जो राइट है आपका, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्लियर है ये चीज़। मान लो जैसे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वो काफ़ी वॉयलेंट हो गया है, बंदूक वगैरह लोग चला रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया है, तो वो फिर एक तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं है, आप हथियार नहीं उठा सकते। दूसरा, आप वायलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो ऐसी कोई कंडीशन, अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट हमें दिख रहा है
जो अब वायलेंस की तरफ जा रहा है, तो फिर उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है ये राइट हमसे छीन भी सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद है हमारे पास पुलिस एक्ट ऑफ 1861। ये ना आपका एक पुराना लॉ है जो पुलिस को पावर देता है रेगुलेट करने के लिए जो भी हमारे असेंबलीज प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं उस चीज़ को। क्लियर है ये चीज़? तो ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब ये जो एक्ट है ना ये मेनली डिजास्टर के लिए बना है, बट इसमें क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपके प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये एक्ट आपका व्हीक्यूलर एंड ह्यूमन ट्रैफिक एंड अदर एरियाज रिलेटेड टू क्राउड मैनेजमेंट इनसे डील करता है। तो कहीं अगर प्री में आपसे बनता है ना कोई क्वेश्चन कि स्टैम्पीड से रिलेटेड या क्राउड से रिलेटेड ऐसे कौन से राइट है हमारे पास या कौन से एक्ट है इनमें से जो इन चीज़ों से डील करते हैं, तो ये तीन जो है ये तो आपको पता चल गए हैं कि ये तीन तो करते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो क्राउड मैनेजमेंट से डील। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये एक अलग बॉडी है, यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस क्या है क्राउड मैनेजमेंट को लेके। तो इस बॉडी ने ना दो आपके मेन स्टेप्स बताए हैं। पहला है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये है आपको पता है कि ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप अंदाज़ा लगा रहे हो। जैसे अभी आरसीबी जीती, अब कल की डेट में फिर कोई आईपीएल मैच अगर हम कंडक्ट कराएंगे तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। अच्छा हाँ, अब कोई भी जीते उनकी विक्ट्री के बाद हो सकता है स्टैम्पीड जो है हो सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो, ठीक है। और दूसरा स्टेप है आपका रिस्पांस, कि अगर स्टैम्पीड हो रहा है, ठीक है, हो चुका है स्टैम्पीड, तो अब उसको कैसे हैंडल करना है, क्या रिस्पांस होना चाहिए आपका। तो पहले प्रिपेयर्डनेस देखते हैं। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि आप क्या करो, आप ना रिस्क मैपिंग और हजार्ड एनालिसिस करो, यानी कि कितना रिस्क है, कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है बाय दिस टेक्निक कॉल्ड फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब ये जो है ना ये क्या करेगा, हर पॉसिबल जो भी स्टैम्पीड जैसी कंडीशन होगी, जो भी हजार्डस होगा, उसको तीन चीज़ों पे रेट किया जाएगा इसमें। पहला है सिवियरिटी, यानी कि वो कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है, कितना नुकसान जो है पहुंचा सकता है, ठीक है। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, यानी कि ये जो है ये कितनी बार ये हो सकता है। और तीसरा है आपका डिफ़िकल्टी ऑफ डिटेक्शन, यानी कि इस हजार्ड को पहले से पहचानना कितना ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि जैसे स्टैम्पीड हुआ, अब आईपीएल जीती, तो अब उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब कोई भी जीतेगा आईपीएल, तो ये हजार्डनेस जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो उसको ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल पे आप मेजर कर लो। अब कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ हो गया लेकिन हमने अंदाज़ा नहीं लगाया हुआ था, अब हो सकता है वो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, फिर भी उसको आप एक डिफ़िकल्टी लेवल पे एक रैंकिंग दे दो, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या रहेगा, आप प्रिपेयर्ड रहोगे। और ये हमने किया भी, और इसके बाद हमें देखने को मिला था, ये तरीका हमने अपनाया था। मुंबई ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो है जीता था, ठीक है, जिसके बाद ये जो पूरी विक्ट्री है रोड पे हुई थी, उस चीज़ को एफिशिएंटली हैंडल किया गया था। इसी की मदद से हम लोग पहले ही प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, इसको ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। दूसरा आपका क्राउड डेंसिटी नॉर्म्स। तो इस बॉडी ने क्या किया, इन्होंने ना बता दिया कि पर स्क्वायर मीटर में कितने लोग होने चाहिए जो कि सेफ है, और अगर वो लिमिट क्रॉस होता है तो आप क्या करो, उस क्राउड को मैनेज करने के लिए लोग पहले से ही बुला के रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि न्यूयॉर्क में क्या होता है ना, ट्रेंड लोग जो कि क्राउड को मैनेज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जिनको ट्रेंड क्राउड कंट्रोल मैनेजर्स कहा जाता है, ठीक है। उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि अगर किसी भी इवेंट में 1000 से ज़्यादा लोग हो गए तो आप इसको मैनेज करो, इस क्राउड को। तो इसका कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आप क्या करो, जैसे वेन्यूज़ है, जैसे स्टेडियम्स हो गए, टेम्पल हो गए, घाट हो गया, मेला हो गया, ग्राउंड हो गया, जहाँ पे स्टैम्पीड होता है उसको इस तरीके से रीडिज़ाइन करो, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स लगाओ, थोड़े से नैरो ना करके थोड़े ब्रॉड कर दो, समझ में आ गया। मल्टीलिंगुअल साइन बनाओ आप लोग, मल्टीपल लैंग्वेज में क्राउड को अवेयरनेस कर देने के लिए आप लोग बोर्ड्स पे लिखो, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में मत लिखो। पब्लिक को एड्रेस करो टाइम टू टाइम कि ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, आप लोग सेफ रहो, जिससे उनको भी इसके बारे में पता लगता रहे, समझ में आ गया। तो ये है। फिर दूसरा है आपका फैसिलिटीज़ एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो ये जो बॉडी है ये कहता है कि जो बड़े क्राउड इवेंट्स हैं उनके लिए आप एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज जो है बनाओ, उनको डिप्लॉय करो, ताकि कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो वो इमरजेंसी सर्विसेज है वहाँ पे लोगों को संभालने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्रिपेयर्डनेस का। अब इसके बाद रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि अब अगर कुछ हो गया है,
ठीक है। अब जब इवेंट आपका चल रहा है तो उस दौरान अगर स्टैम्पीड की कंडीशन आपको दिख रहा है कि हो सकता है, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे? तो पहला है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, लोगों को तुरंत सही इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। क्राउड को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दो ताकि क्राउड जो है पैनिक ना हो और उसको ऑर्डरली संभाल सको आप लोग। समझ में आ रहा है? मोबाइल अलर्ट दे दो, SMS अपडेट दे दो, लाउड स्पीकर पे बोल दो, कुछ भी ऐसा कर दो जिससे लोगों को पता लग जाए। जैसे रेलवे और एयरपोर्ट्स पे जैसे बोर्ड हम लोग लगाते हैं ना और उसको अपडेट करते रहते हैं, कुछ इस तरीके का इस्तेमाल आप लोग करो। फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, तो आप एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड चेकिंग सिस्टम रखो जिसमें आप लोगों को पता चलता रहे, जैसे CCTV कैमराज हो गए, इस तरीके से कि कहीं कोई सडन रश तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको फिर हैंडल करने के लिए आप ट्रेंड अपने उसको भेजो, क्राउड मैनेज करने वाले लोगों को। समझ में आ गया? तो ये है रिस्पॉन्स इस बॉडी के अकॉर्डिंग। अब इस बॉडी के बारे में और ये जो ऊपर हमने पढ़ा था, कहाँ गया ये वाली बॉडी, इन दोनों के बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। अब हम लोग आज की डेट में हमें पता है कि टेक्नोलॉजीज जो है आसमान छू रही है, हर तरीके की हर फील्ड में टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके कैसे स्टैम्पीड जैसी कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो है आपका, आप क्या करो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और IoT फॉर क्राउड ट्रैकिंग, इनका इस्तेमाल करो। तो बेसिकली इसमें आप लोग क्या करते हो ना, ये क्या करता है, जितने भी विजिटर्स है ना उनका मूवमेंट ट्रैक करते हैं हम लोग इनके थ्रू। हर एक जगह पे सेफ लिमिट से ज़्यादा अगर हमको क्राउड दिखता है इकट्ठा होता हुआ, तो सिस्टम जो है आपका ऑटोमेटिकली अलर्ट जो है भेज देता है। क्लियर है? तो ये इस चीज़ का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कुंभ मेला में और वैष्णो देवी की यात्रा में। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ, अथॉरिटीज़ ने इसको एग्जीक्यूट किया, बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मिला, तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सर्वेलेंस एंड रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग, तो आप CCTV कैमराज हो गए, ड्रोन्स हो गए, ऊपर से इमेज वगैरह आप लेते रहो, पता करते रहो, ताकि स्टैम्पीड जैसी कंडीशन जो है अगर कहीं पर भी दिख रही है तो उनको अलर्ट किया जा सके, वहाँ उस कंडीशन को संभाला जा सके। तीसरा आपका AI मॉडल्स, तो जो बड़े इवेंट्स हैं जिनका हिस्टोरिकल डेटा जो है हमारे पास है, उस डेटा को लेके हम लोग AI ट्रेन कर सकते हैं मॉडल को अपने, जिससे हम क्राउड का बिहेवियर पैटर्न समझ सकते हैं और कब कितने टाइम के बीच में स्टैम्पीड हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं और उससे हम लोग प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि अब नेक्स्ट इवेंट में इतने टाइम के अंदर स्टैम्पीड जो है हो सकता है। फिर उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है वो स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर आ जाओ, ये है आपके नोट्स इसके। सबसे पहले तो क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टैम्पीड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, किस बॉडी ने स्टैम्पीड को डिफाइन किया ये भी बता दिया। अब इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा देख लो आप लोग। ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अगेन मैं बहुत बार आपको बोला है, चाहे मैं बताऊँ या ना बताऊँ, चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी न्यूज़पेपर से किसी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो, उसका हेडक्वार्टर जान लो, ठीक है। नाउ इसको 1999 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ सक्सेसर टू द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। इसके बाद इस बॉडी को स्टैब्लिश कर दिया गया इसके सक्सेसर की तरह। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि क्राउड कंट्रोल फेलियर्स, किस तरीके से हम लोग क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाते और क्यों नहीं कर पाते, ये मैंने आपको बता दिया। ओवर क्राउडिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है, पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है अथॉरिटीज़ के बीच में, और क्राउड कैसे ट्रिगर हो जाता है, कैसे स्टैम्पीड जैसी कंडीशन आ जाती है, पैनिक की वजह से, फायर इलेक्ट्रिसिटी हज़ार्ड की वजह से, सेलिब्रिटी अट्रैक्शन की वजह से। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्राउड मैनेजमेंट को लेके क्या क्या आर्टिकल्स, क्या एक्ट है, आर्टिकल 19 बता दिया, पुलिस एक्ट बता दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बता दिया मैंने आपको। देन यहाँ पे आ जाओ, ये है NDMA गाइडलाइंस, ये जो बॉडी हमने ऊपर पढ़ा, ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से इन्होंने बोला प्रिपेयर करने के लिए और किस तरीके से बोला रिस्पॉन्स देने के लिए। अब ये इस बॉडी के बारे में ये थोड़ा प्री ओरिएंटेड है, ठीक है। इसको स्टैब्लिश कैसे किया गया था? क्रिएटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस एक्ट के अंदर इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। मैं बोल रही हूँ आपको, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आपको दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। टाइप एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। चेयरपर्सन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो कि एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली इस बॉडी के चेयरपर्सन बन जाएंगे। समझ में आ गया? देन मेंबर्स अप टू 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग अ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। देन टेन्योर कितना रहता है? मेंबर्स एंड वाइस चेयरपर्सन होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। नाउ मैंडेट टू ले डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सारी पॉलिसीज वगैरह सब कुछ बनाने का काम इसका है। हेडक्वार्टर्स
पर्पज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। विजन क्या है इसका, वही डिजास्टर रिजाइलेंट बनाना, सेफ बनाना वगैरह वगैरह। तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ गया। नाउ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक ये हमारा, हमने लास्ट वाले वीडियो में आई थिंक 3 क्वेश्चन किए थे, हाँ ये 4th है। तो ये है, द राइट टू पीसफुल असेंबली अंडर आर्टिकल 19(1)(b इज ऑफन चैलेंज्ड बाय द रिकरिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राउड डिजास्टर इन इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द नीड फॉर इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पुष्पा 2 के टाइम पे हमें स्टैम्पीड देखने को मिला, IPL विक्ट्री के टाइम पे हमें स्टैम्पीड देखने को मिला, कुंभ मेला के टाइम में हमें स्टैम्पीड जैसी कंडीशन देखने को मिली। तो ये 3-4 इंसिडेंट्स हैं जो कि लगातार आपके हुए हैं पिछले 1 सालों में। तो UPSC इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा हद तक अवेयर है, तो ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, 101% चांसेस है। इस वजह से इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ईजी टॉपिक है, इसको एक बार आप लोग रीड करोगे तो आप लोग अपने दिमाग से भी लिख दोगे, इसमें कुछ रटने जैसा कुछ है नहीं। 1-2 बॉडीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, 1-2 लाइन्स पता होने चाहिए, दैट इज़ इट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा बनाया गया है, वेदर फोरकास्ट सिस्टम है ये, जिससे हम लोग वेदर पैटर्न्स एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं, कब बारिश होने वाली है, कितनी देर बारिश होने वाली है वगैरह वगैरह। इस वजह से इसको डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही एक इंस्टीट्यूट है। क्लियर है ये चीज़, ये नाम आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इसी तरीके के सवाल प्री में पूछे जाते हैं। नाउ अब पहले क्या होता था ना, हमारे पास ऐसा नहीं है कि पहले वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ है, नहीं है, हमारे पास डिवाइसेस, टूल, सॉफ्टवेयर सब कुछ है। लेकिन अब टाइम आपको पता है वेदर फोरकास्टिंग थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है, बारिश के पैटर्न्स, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करना, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। तो हम कोशिश करते हैं हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट और ला पाएँ उतना ज़्यादा एक्यूरेट कर पाएँ। तो इसी वजह से इसको डेवलप किया गया है। ये थोड़ा आपका अपडेटेड वर्जन है पहले के जितने भी फोरकास्ट सिस्टम है उनसे। पहले क्या होता था ना, पहले जो फोरकास्ट है ना वो आपका 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन पे किया जाता था। यानी कि देखो मैं एक चीज़ आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, रुक जाओ। जैसे ये एक बड़ा एरिया है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, वेदर फोरकास्ट करने के लिए हम इस पूरे एरिया का फोरकास्टिंग कर देते थे। अब इसमें भी ना हमें फ़र्क दिखता था, यहाँ पे बारिश हो जाती थी, यहाँ पे नहीं होती थी, फिर यहाँ पे हो जाती थी, यहाँ पे नहीं होती थी। फिर अब हमें समझ में आया धीरे धीरे कि अब हमें ना इतने बड़े एरिया का फोरकास्ट नहीं करना, ज़रूरी नहीं है कि जो वेदर यहाँ पे है वही वेदर यहाँ पे भी होगा। तो हमें इस चीज़ को ना ग्रिड में डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद उतने एरिया का हमें फोरकास्ट जो है करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसको हमने ग्रिड में डिवाइड कर दिया, क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग इतने एरिया का फोरकास्ट करते हैं, फिर हमें समझ में आया इतने एरिया का भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब फिर हम लोगों ने इतने एरिया का कर दिया। तो बस वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना पहले 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन पे फोरकास्टिंग वगैरह की जाती थी, अब जो है 6 किलोमीटर ग्रिड में 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन पे वेदर फोरकास्टिंग जो है आपका किया जाएगा। अब ये जो 6 किलोमीटर रेंज है ना, ये आपको दिखने में भले ही लग रहा होगा बहुत छोटा है, 6 किलोमीटर के अंदर क्या ही चेंज होगा, लेकिन 6 किलोमीटर्स के अंदर भी कई सारे गांव जो आ जाते हैं, कई सारे खेत आ जाते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर ज़रा सा भी वेदर फोरकास्टिंग डिफरेंट हो गया तो। आपको पता होगा फार्मर्स के लिए वेदर का पैटर्न पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं सभी के लिए। कब बारिश आने वाला है, कब तूफान आने वाला है, क्या मौसम रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है और इसी वजह से इसको अपडेट करते रहना ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये 6 किलोमीटर है, ज़रूरी नहीं है 6 किलोमीटर ही रहेगा, फ्यूचर में 1 किलोमीटर तक भी हम पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा आपके फ़ोन्स पे मैसेजेस आते हैं कि बारिश होने वाली है, थंडरस्टॉर्म रहने वाला है। तो ये चीज़ें जो है इसी की मदद से हो पाता है। समझ में आ गया। डेटा सोर्सेज यानी कि कैसे हम लोग, क्या वो सोर्स है जिससे हम लोगों ने इस मॉडल को ट्रेन किया या हमें ये सब चीज़ें पता लगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक आपका 40 डॉपलर वेदर रडार्स इनकी मदद से किया गया है। अब मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताती हूँ, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी नहीं है क्या होता है डॉपलर रडार, ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो डॉपलर रडार बेसिकली एक रेडियो वेव भेजता है, ठीक है, जो क्लाउड या ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। जब वेव क्लाउड या रेन ड्रॉप से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, उसी रिफ्लेक्टेड सिग्नल से रडार को पता चलता है कि क्लाउड या रेन कहाँ है, कितना बड़ा है, लोकेशन, इंटेंसिटी, कितनी देर बारिश होगी, कितना बड़ा क्लाउड फॉर्म हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है पता लगा पाता है। समझ में आ गया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और जो डॉपलर रडार होता है वो नॉर्मल रडार की तरह वेव्स भेजता है, बट एक और चीज़ मेजर करता है, वो है आपका डॉपलर इफेक्ट। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में, तो बस इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ समझ जाओ कि ये जो डेटा सोर्स है, ये हमने जो ट्रेन किया है वो 40 डॉपलर वेदर रडार्स की मदद से किया है, जिसमें डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल जो है किया गया है। दैट इज़ इट, ठीक है।
इतना ही जानना ज़रूरी है बस, ये तो आपके काम का है भी नहीं। समझ में आ रहा है? इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ BFS, यानी कि ये जो सिस्टम मैंने डेवलप किया है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी कि ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है ना, ये हमारे जितने भी पुराने मॉडल्स थे वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड उन सबसे ज़्यादा फास्ट है, एक्यूरेट है। ये हमें 64% जो है बेटर एक्यूरेसी देता है, स्पेशली आपके हाई रिस्क जोन जैसे कि साइक्लोन्स प्रोन एरिया हो गए, फ्लड जोन्स हो गए, वहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो फॉरकास्ट है ना, ये फॉरकास्ट सिर्फ 4-6 घंटे में रेडी हो जाता है, जबकि जो पुराने मॉडल्स थे ना उनको 12 से 14 घंटे लग जाते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर है ग्लोबल लीडरशिप। तो आपका जो BFS है इसका 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन है, मतलब हर 6 किलोमीटर एरिया के लिए अलग फॉरकास्टिंग है, राइट। बाकी जो डेवलप्ड नेशन है हमारे पास जैसे कि US, UK, EU, ये अभी भी 9 से लेके 40 किलोमीटर रिजोल्यूशन पे ही काम कर रहे हैं। मतलब इंडिया इस फील्ड में उनसे आगे निकल गया है। एक तरीके का साइंटिफिक लीडरशिप हमने इसमें अचीव कर लिया है। फिर है सपोर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है, जो भी डिजास्टर्स आने वाले हैं, साइक्लोन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, उनके लिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देता है ये। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स को हेल्प करता है क्रॉप प्लानिंग करने में, इरिगेशन शेड्यूल करने में, फर्टिलाइजर का यूज़ कब करना है, ये सारी चीज़ें वो वेदर फोरकास्ट, वेदर के पैटर्न्स को पता लगा के कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्लाइमेट रिलेटेड जो भी लॉसेज हैं, जैसे हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री, आपको पता है एग्रीकल्चर में फार्मर्स का बहुत लॉस हो जाता है अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या कम बारिश हो जाए, तो उस लॉस को हम लोग काफ़ी कम कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके बाद इसको चलाने के लिए ना एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, जिसका नाम है अर्का, IIT पुणे ने इसको डेवलप किया है। अरुणिका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। ये सुपर कंप्यूटर्स बहुत तेज सिमुलेशन रन करके फास्ट फोरकास्ट जो है देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद है आपका रीजनल फोरकास्ट। तो इंडिया एक आपका ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे मानसून, साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये इन सब रीजनल इवेंट्स को और ज़्यादा एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट करता है। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है ना, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एक्सट्रीम वेदर्स के लिए। तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है इन चीज़ों से। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है ये इंडिया की एक साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस इसका एग्जाम्पल है। ये इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंडिजीनियस, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजीनियस। समझ में आ गया? इंडिजीनियस मतलब हमने खुद ही बनाया है इसको। समझ में आ गया? और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि क्लाइमेट रिजाइलेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस तरीके का एक पावरफुल टूल है जो कि क्लाइमेट से होने वाले रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। क्लियर है ये चीज़? नाउ अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ये है इसके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, भारत फोरकास्ट सिस्टम क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। डेवलप किसने किया है, क्या है, डेटा सोर्स, टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ये अगर मेंस में इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो इसका मैक्स टू मैक्स सिग्निफिकेंस वगैरह यही सब पूछा जाएगा। तो ये आप लिख के आ सकते हो। दैट इज़ इट। इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। समझ में आ गया? तो ये आप लोग बहुत अच्छे से करके आ पाओगे। इसके बाद है हमारे पास न्यूज़ इन शॉर्ट्स, मतलब जो छोटी छोटी न्यूज़ है ना यहाँ पे वो कवर करेंगे, बट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। बाकी कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।